तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है एग्जाम के बस 8 दिन बचे हुए दोस्तों। आज ये हमारा संभावित पेपर दूसरा है। जी हाँ दोस्तों, हम मॉडल पेपर तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने कितने 25 मॉडल पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे जो संभावित पेपर शुरू हुए हैं, संभावित का मतलब ये क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों। आज ये दूसरा पेपर है संभावित का। और जिन्होंने मॉडल पेपर नहीं देखे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का कंटिन्यू वॉच कर लिए। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे दोस्तों। हर एक मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। जिसने कल का जो संभावित पेपर नहीं देखा वो जल्दी से देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दें जल्दी से, सभी प्यारे क्वेश्चन। दोस्तों इस क्लास में मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन का चैलेंज लाया हूं आपके लिए। आप लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अच्छे से आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देने पड़ेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। 25 में से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब दें दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? महासभा को, सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, प्रन्यास परिषद को? कमेंट करिए दोस्तों, ये क्या है? दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो महासभा, सुरक्षा परिषद और न्याय परिषद और प्रन्यास परिषद, दोस्तों ये चारों के चारों दोस्तों आप ध्यान रखेंगे राष्ट्र संघ, राष्ट्र संयुक्त संघ के 6 अंग हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये किसके 6 अंग हैं दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपको पूछा लघु संसद किसे कहा जाता है, तो आप लोग यहां पर टिक करेंगे महासभा को जो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, महासभा को लघु संसद कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महासभा को लघु संसद कहा जाता है। और विश्व दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है दोस्तों? अगर पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे सुरक्षा परिषद को, अगर पूछे तो, ठीक है। अगर पूछे दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दोस्तों, ठीक है। महासभा की बात करें दोस्तों, इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं, 21 उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और 7 मुख्य समितियां होती हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 7 मुख्य समितियां होती हैं, मुख्य समितियां होती है दोस्तों, 7 मुख्य समितियां होती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जो मुख्य उपाध्यक्ष है, जो फर्स्ट अध्यक्ष है वो दोस्तों ध्यान रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? महासभा का की बजट को तैयार करना, ठीक है दोस्तों। बजट को तैयार कौन करता है? महासचिव करता है दोस्तों। और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, अंत तक वॉच करें दोस्तों। 9 दिन बचे हुए दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन ये संभावित पेपर अगर आप सभी करके चले जाते हैं, एग्जाम में 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों आप सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? कमेंट करें। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। बताइए। हमने 25 मॉडल पेपर कवर कर लिए हैं दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। एग्जाम में उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो सभी मॉडल पेपर लगभग देखा जाए 520 या 525 क्वेश्चन हमने वहां से कवर किए हैं। बताइए निम्न में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? वो लेख है दोस्तों अनुच्छेद 21A दोस्तों, अनुच्छेद 21A। अब आप लोग मुझे अनुच्छेद 53 का बताइए क्या है? अनुच्छेद 53 के बारे में बताइए क्या होगा दोस्तों। अनुच्छेद 60 के बारे में बताइए। ये 2 अनुच्छेद बताइए क्या होगा इसमें। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अनुच्छेद 53 में क्या है जल्दी से बताएं जिनको आता है। अनुच्छेद 53 में क्या है? कमेंट करें। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर होगी। हमने पढ़ा है ना अनुच्छेद 53 में, क्या पढ़ा कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर होगी। और हमने 60 में क्या पढ़ा है दोस्तों? 60 में हमने क्या पढ़ा था? 60 में हमने राष्ट्रपति का इस्तीफा पढ़ा था। इस्तीफा है ना, त्याग पत्र। बाकी 59 में वेतन था, 60 में इस्तीफा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पर होती है? नाक में, कान में, अंगुली पर या पैर की अंगुली पर? कमेंट करें। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ये 25 क्वेश्चन का चैलेंज आप लोगों के लिए दोस्तों। आप लोग कमेंट करेंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी कमेंट करेंगे। 25 क्वेश्चन लेके आए हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज संभावित पेपर दूसरा है। बताइए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है? अगर बात करें तो ये पाई जाती है कान में दोस्तों। कहां पर पाई जाती है? कान में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। किस किसने बी ऑप्शन को टिक किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 बताइए। उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बताइए दोस्तों, जहां पर दोस्तों पाक जल संधि होती है दोस्तों। बताइए, माजुली, कच्चाथीवू, चोराव या मुनरो? क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? माजुली, कच्चाथीवू, चोराव या मुनरो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर पाक जल संधि होती है दोस्तों, है ना, ध्यान रखेंगे। पाक जल संधि होती है दोस्तों, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा द्वीप है? कच्चा थीवू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दें। चूहों को मारने के लिए निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फेट या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट? कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजे। कमेंट करिए इस प्रश्न का। तो जो ऑप्शन ए टिक करे गलत करें, जो डी टिक करे गलत करे, बी टिक करे गलत करे, सी वाले बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, चूहों को मारने के लिए जिंक सल्फेट रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैथ्स का है। बहुत ही शानदार तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और 100 में से 80% तो इसको गलत ही करेंगे। जो ध्यान से पड़ेगा वही सही कर पाएगा। अगर विक्रय मूल्य 10%, विक्रय मूल्य के ऊपर 10% की हानि होती है तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अगर विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करिए। 9 सही 1/11%, 12 सही 1/2%, 15% या 12%? बताइए दोस्तों, हानि हुआ या लाभ हुआ है? वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करनी है। जो इसको ध्यान से पढ़ेगा वो एक झटके में कर जाएगा क्वेश्चन को। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम जो बच्चे डेली सॉल्व करते हैं उन्हें पता है, एक तरफ तो कॉस्ट प्राइस लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है, और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस लिखना है। अब आपको देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कुछ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर उसने क्वेश्चन क्या बोला? उसने क्वेश्चन ये बोला है कि 10% की जो हानि हुई है वो किसके ऊपर हुई है? विक्रय मूल्य के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है। जिसने इसको देख लिया उसने एक झटके में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मेन पॉइंट तो यही है दोस्तों, विक्रय मूल्य। बच्चे क्या करते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर करके और गलत कर देते हैं। तो हमें ये जो 10 दे रखा है ना, ये हमारा विक्रय मूल्य। क्या है ये? विक्रय मूल्य। अब आप खुद दिमाग लगाइए, हमें हानि हुई है तो 10 रुपए की हानि कब हुई होगी? बताइए दोस्तों, विक्रय मूल्य पे हानि हुई है दोस्तों, तो कैसे होगी? 10 रुपए तो हमारा ये होगा, और कॉस्ट प्राइस तभी तो हमारी 11 हुई होगी। आप खुद दिमाग लगाइए, हानि कब होगी? जब 10 रुपए की कोई चीज हमने बेची है, तो जब हमने 11 रुपए में खरीदी होगी, 10 रुपए में बेची, तभी तो हानि हुई है ना। कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, है ना। तभी तो हानि हुई है। 1 रुपए की हानि हुई है। 1 रुपए की हानि किसके ऊपर होती है? आप सभी को पता है। लाभ और हानि किसके ऊपर निकलता है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है दोस्तों। किसके ऊपर निकलता है दोस्तों? क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है। कितना है क्रय मूल्य? 11। तो 100 पर कितने का निकलेगा? देखो 100/11 का मतलब क्या होता है? 100/11 का मतलब क्या होता है? 9 सही 1/11%, यानी पहला ही ऑप्शन। इजी था, सभी बच्चों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27? बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। चलिए जवाब दीजिए इस प्रश्न के लिए, क्या सही ऑप्शन रहेगा? बिल्कुल कमेंट करें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 78 अनुच्छेद। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के 78 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक पेपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर को पूरा अंत तक वॉच करें दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन 33 है। बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत कोई नहीं करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चनहुदड़ो स्थल वर्तमान में कहां पर स्थित है? बताइए। चनहुदड़ो स्थल गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान, हरियाणा? बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा? बताइए दोस्तों। चनहुदड़ो स्थल। दोस्तों चनहुदड़ो स्थल की बात करें दोस्तों तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी खोज हुई है 1934 में। 1934 में इसकी खोज हुई है, और इसकी खोज करी किसने? तो आप ध्यान रखेंगे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1934 में आरसी मजूमदार ने इसकी खोज करी है। किस रिवर के पास? तो ध्यान रखेंगे सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये सिंधु का एक प्रमुख स्थल है। चनहुदड़ो हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा स्थल हो गया, और मोहनजोदड़ो हो गया, है ना, मोहनजोदड़ो। ये दोस्तों तीनों के तीनों वर्तमान पाकिस्तान में हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चनहुदड़ो दोस्तों, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ध्यान रख सकते हैं आप 1921 में दोस्तों इसकी खोज किसने करी है? दयाराम साहनी ने करी है दोस्तों। किस नदी पर? रावी नदी के पास। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, इसकी खोज 1924 में हुई है दोस्तों। किसने करी है? 1922 में हुई है। और किसने करी है दोस्तों? तो आप ध्यान रखें राखलदास बनर्जी हैं दोस्तों, और सिंधु नदी पर है। तीनों के तीनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। तीनों के तीनों स्थल कहां पर है? वर्तमान पाकिस्तान में, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दोस्तों। हरियाणा में बात करें दोस्तों,
राखी राखीगढ़ी होगी दोस्तों, है ना, बनावली सभ्यता हो गई। ये तीनों दोनों की दोनों सभ्यता हरियाणा में देखने को मिलेंगी दोस्तों। राजस्थान में स्पेशली आपको कालीबंगा सभ्यता ध्यान रखनी है दोस्तों। गुजरात में दोस्तों आप लोथल ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, है ना, धोलावीरा ध्यान रख सकते हैं, और सुरकोटला, ये तीनों की सभ्यताएं आपके गुजरात में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बड़ा मतलब एरिया कवर करता है वो गणेरी वाला सभ्यता, वो भी दोस्तों आपके पाकिस्तान में है दोस्तों। गणेरी वाली सभ्यता सिंधु घाटी का सबसे प्रमुख बड़ा स्थल है दोस्तों, ठीक है, गणेरी वाली सभ्यता जो पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 जवाब दीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कमेंट करें, अनीता देसाई, जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम या अरुंधति रॉय। कमेंट करें। प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक है अरुंधति रॉय दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 35वां। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 1/2/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी सिपाही कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को? 15% का लाभ, 40% का लाभ, 30% का लाभ या 20% का लाभ? कमेंट करें। एक तरफ तो लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का दोस्तों ये ऐसे करें, ऐसे बहुत बेटर आपको पड़ेगा, बहुत इजी तरीके से पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमें बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का, ये जो विक्रय मूल्य है, ये जो सेलिंग प्राइस है, ये जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का 1/2/5 का मतलब क्या होता है? 1/2/5 ये अभी मिश्रित भिन्न, इसको सरल भिन्न बनेंगे 5 और 2 7 यानी 7/5 है, 7/5 है। अब हम क्या करें, क्रॉस कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो अब आपके यहाँ पर क्या देखने को मिल गया? यहाँ पर आपको देखने को मिला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या देखने को मिला? यहाँ पर आ गया आपके 5 सेलिंग प्राइस। अब आप देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो इधर आ गया 5 और इधर आ गया 7। अब आप यहाँ पे देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है। और हमेशा आप सभी को पता लाभ और हानि किस पे निकलती है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर, 5 पर। तो 100 पे कितने की निकलेगी? चलिए सॉल्व करिए। 5 दूनी यानी 20 पंचे 100, 20 दूनी 40 यानी 40%, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दें। एंजाइम एमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दें। भाई क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और सभी स्टूडेंट्स में इस क्लास को शेयर करेंगे। उन बच्चों तक तो जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी और वो चाहते हैं 9 दिन में अच्छे से तैयारी हो जाए, तो उन बच्चों तक ये मॉडल पेपर जरूर पहुंचाए। ये दोस्तों संभावित पेपर दूसरा है। संभावित का मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, 100% की गारंटी है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, लिपिड को तोड़ना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना या प्रोटीन को तोड़ना, बताइए। एंजाइम एमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है? कमेंट करें। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करें। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम क्या है? इसका काम है गुरुजी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, ठीक है। तो एंजाइम एमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 37 है। प्रेम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रेम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों केला देवी मंदिर हो गए, आवरी माता मंदिर हो गए, तनोट माता मंदिर हो गए, दोस्तों ब्रह्मा जी मंदिर हो गए। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट मंदिर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। किराड़ू बाड़मेर मंदिर भी राजस्थान में ही है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए प्रेम मंदिर कहां पर स्थित है? सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। तो बिल्कुल आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? उत्तर प्रदेश। तो प्रेम मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। प्रेम मंदिर की बात करें तो गुरुजी रंग मंदिर भी यहीं पर स्थित है। रंग मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, रंग मंदिर। अगर रंग मंदिर की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर भी बहुत बार पूछा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिए। क्या? काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत बार पूछा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। ये यूपी के दो मंदिर, 3 मंदिर आपको बता दिए। प्रेम मंदिर बोल लो, चाहे रंग मंदिर बोल लो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर बोलो, ये तीनों की तीनों मंदिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 जवाब दीजिए। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? यजुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद या शिल्प वेद? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। कमेंट करके बताएं सभी बच्चे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा।
हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों, आपको मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 25 क्वेश्चन का चैलेंज है, आप लोगों को पूरा पूरा वॉच करना है और 25 के मैं चाहता हूं कि आप 25 के 25 क्वेश्चन फोड़ो। तो प्लीज अंत तक जरूर वॉच करना, क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब बी ऑप्शन रहेगा, गंधर्व वेद। जी हाँ दोस्तों, कौन सा उपवेद कला और संगीत का प्रसिद्ध संबंधित है दोस्तों? गंधर्व वेद, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दें। मानस बाग अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, बताइए। राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? असम की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या? असम की कैपिटल क्या? दिसपुर। असम की कैपिटल क्या? दिसपुर। राजधानी क्या? दिसपुर, ठीक है। और यहां पर आप देखने को मिलेंगे, यहां पर एक और आप देखेंगे तो आप जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है दोस्तों, ठीक है। और ये मानस बाग अभ्यारण्य भी असम में ही है दोस्तों, ये भी कहां? असम में। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आया बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, कमेंट करें। किस प्रकार की रक्त वाहिकाएं रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं? धमनियां, केशिकाएं, वेन्युलस या नसें? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों हमने अग्निवीर परीक्षा से संबंधित 25 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं दोस्तों। कितने? 25 मॉडल पेपर। जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो 25 मॉडल पेपर को जरूर देखकर जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अभी तो हमने दूसरा आज ये संभावित पेपर चल रहा है दोस्तों। 25 तो पहले से ही मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और ये दूसरा संभावित पेपर है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना शेयर करिए उन सभी बच्चों तक, इतना पहुंचाइए दोस्तों जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी, उन बच्चों तक तो जरूर पहुंचाइए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। बताइए इसका जवाब। किस प्रकार की रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो सब लोग ए ऑप्शन की तरफ बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, धमनियां। जी हाँ दोस्तों, धमनियां रक्त वाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती है दोस्तों। जो बच्चे बी, सी और डी को टिक कर रहे हैं वो बच्चे गलत कर रहे हैं भाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। निम्न में से किसे लाल बक्स के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बक्स के नाम से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बक्स के नाम से जाना जाता है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, आरम शाह या बलबन? बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करना, इसको बताना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चाहे दोस्तों ऐबक को जाना जाता है, किसको जाना है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ऐबक से संबंधित बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी बता रहा हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। सबसे पहले ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक बैठता है, तो इसके अन्य नाम देख लीजिए। अन्य नाम, इसको लाल बक्स तो कहा ही जाता है, इसको पील बक्स भी कहा जाता है। पील बक्स, लाल बक्स, पील बक्स, और ध्यान रखेंगे, और इसको क्या कहा जाता है? लाल बक्स, पील बक्स, और इसको हातिम कुरान खां भी कहा जाता है, कुरान खां, कुरान खां भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कुरान खां कहा जाता है, पील बक्स कहा जाता है, लाल बक्स कहा जाता है, हातिम दित्य कहा जाता है। ये इन्हीं के नाम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हातिम दित्य कहा जाता है, हातिम दित्य कहा जाता है दोस्तों। ती की मात्रा बड़ी की आएगी, मैंने छोटी की लगा दी, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पील बक्स, कुरान खां, हातिम दित्य और लाल बक्स, ये ऐबक को ही कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऐबक का दरबारी कवि कौन था, दोस्तों पूछा जाता है ऐबक का दरबारी कवि कौन था, तो ऐबक का दरबारी कवि था हसन निजामी। हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी, जिसकी बुक कौन सी है, एग्जाम में पूछा गया था। हसन निजामी, जिसकी बुक है ताजुल मासिर, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इस हसन निजामी की बुक क्या? ताजुल मासिर दोस्तों, बहुत बार पूछी गई बुक है ये, ताजुल मासिर, ताजुल मासिर, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और दोस्तों आप एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ऐबक के निर्माण कार्य क्या क्या है, ऐबक ने क्या क्या बनवाया। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मैं ओरली बोल के बता दे रहा हूँ, स्पेस कम है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने बनवाया था आप कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों, ठीक है। और क्या, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था दोस्तों। इनको मेहराब कला का जनक कहा जाता है दोस्तों, है ना, मेहराब कला का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। और इनका जो मकबरा है दोस्तों वो इल्तुतमिश ने बनवाया, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है ऐबक के बारे में दोस्तों। और ये तो सभी को पता है, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, है ना। चलो ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा? 42 जवाब दीजिएगा। निम्न में से बंगाल का पहला नवाब कौन था? यहां बच्चे गलत करेंगे, यहां बच्चे गलत करेंगे। 100 में से
80% यहाँ बच्चे गलत करेंगे। पहला नवाब पूछ रहा है सिराजुद्दौला, अली वर्दा खान, मुर्शिद कुली खान या सुजाउद्दीन। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंगाल का पहला नवाब कौन था? बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। वो गलत क्या करेंगे मैं पहले ही बताता, वो सिराजुद्दौला टिक करेंगे। नहीं दोस्तों, सिराजुद्दौला नहीं है। बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान है दोस्तों। 1700 ईस्वी से लेके 1727 तक गद्दी पर बैठा था, है ना। ठीक है दोस्तों, मुर्शिद कुली खान है दोस्तों। 1700 लेके 1727 तक गद्दी पर बैठता है। इसको 1700 ईस्वी में इसका जन्म होता है दोस्तों। 1700 अगर आप देखें 1707 में दोस्तों जो औरंगजेब होता है दोस्तों, इसको बंगाल का दीवान बनाता है दोस्तों, दीवान बनाता है दोस्तों। ठीक है, फर्रुखशाह इसको क्या बनाता है? बंगाल का सूबेदार बना देता है। फिर दोस्तों जो औरंगजेब का जो पोता था अजीमुशान, उसमें और मुर्शिद कुली खान में दोस्तों थोड़ा विवाद हो जाता है। ठीक है, तो विवाद होने की वजह से ये जो मुर्शिद कुली खान है ना, वो क्या करता है, अपनी राजधानी, यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है कि अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया था? तो ये वही मुर्शिद कुली खान था जो दोस्तों अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लेके गया था दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर मुर्शिदाबाद के बाद आता है सुजाउद्दीन, इसका दामाद सुजाउद्दीन आता है। ठीक है, फिर सुजाउद्दीन के बाद दोस्तों उसका पुत्र कौन आता है दोस्तों? उसका पुत्र कौन आता है सुजाउद्दीन के बाद? नहीं दोस्तों, सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां आता दोस्तों, है ना। अलीवर्दी खां आता दोस्तों। ठीक है, फिर अलीवर्दी खां के बाद आता सिराजुद्दौला। 5वें 6ठे नंबर पे आता सिराजुद्दौला। और वो आता कैसे? क्योंकि देखो अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, तो इसकी जो 3 पुत्रियां थी उसमें से जो सबसे छोटी पुत्री थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला। उसी को दोस्तों जो अलीवर्दी खां था ना, उसने बंगाल का नवाब बनाया था दोस्तों। तो पहला बंगाल का नवाब कौन कहलाएगा? मुर्शिद कुली खां, ना कि सिराजुद्दौला दोस्तों, है ना। इसी के शासनकाल में दोस्तों ब्लैक होल घटना हुई थी, है ना। बक्सर का युद्ध होता और आप प्लासी का युद्ध देख सकते हैं। ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके? सिराजुद्दौला के। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा बंगाल का पहला नवाब, तो मुर्शिद कुली खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी के सभी फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए। कृष्णा, कावेरी, चंबल, नर्मदा। अगर बात करें गुरुजी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो हम यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी बोलेंगे चंबल नदी है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चंबल की सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां ध्यान रखेंगे, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, चंबल की सहायक नदी बता रहा हूं दोस्तों, काली सिंध हो गई। ठीक है, पार्वती, बनास हो गई। सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल की बनास है, बनास हो गई। और ध्यान रखेंगे क्षिप्रा नदी बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। ये क्षिप्रा नदी बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये क्षिप्रा नदी। ठीक है, यमुना की सहायक नदियां भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे झेलम हो गई, झेलम है ना, सिंध, टॉन्स, हिंडन, ये सभी के सभी किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। और चंबल की मैंने आपके सामने बताई थी। ठीक है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां पर होता है? बताइए आप कमेंट करके। अग्नाशय में, जिगर में, पेट में, गुर्दे में। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी पैरा सिपाही कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां पर होता है? सभी पैरा सिपाही बताएंगे बिल्कुल गुरुजी ए ऑप्शन सही करेंगे। अग्नाशय में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किसने ए ऑप्शन टिक किया? बिल्कुल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस शासक ने एकता, दोस्तों यहाँ एकता नहीं होगी, यहाँ पर क्षमा चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे माफी चाहता हूं आप सभी बच्चों से। यहाँ पे एकता होगा, एकता मैं अभी लिख के बता रहा हूं, है ना। एकता प्रथा करेंगे, एकता मैं लिख देता हूं, एकता सही तरीके से, एकता ये ऐसी है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने एकता प्रथा चलाई थी दोस्तों? एकता प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? किसने चलाई थी? शमशुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान तो आप सभी को पता होगा, इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों, है ना। तो ज्यादा देर के लिए पहली मुस्लिम शासक थी जो बनी थी, दिल्ली पर शासन किया था इसने, पहली मुस्लिम शासक थी, है ना। तो आपको पूछा एकता प्रथा किसने चलाई थी दोस्तों? ये एकता प्रथा चलाई थी, गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है उसे, उसका नाम है इल्तुतमिश। इसको गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था दोस्तों। इसी शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बनवाया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के दोस्तों वास्तविक राजधानी इसी ने दोस्तों कहा जाता है, दिल्ली की वास्तविक राजधानी इसी ने बिठाई थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी पहली राजधानी बनाई थी दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली को पहली राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? तो ध्यान रखेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि ऐबक ने तो लाहौर को राजधानी बनाई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी ने दोस्तों तुर्क ए चहलगानी का भी गठन किया था। तुर्क ए चहलगानी यानी 40 सरदारों का गठन
तुर्क ए चहलगानी का गठन इसी ने किया था। चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। तुर्क ए चहलगानी का गठन यानी 40 सरदारों को गठन इसी ने किया था। आगरा में न्याय का घंटा इसी ने लगवाया था दोस्तों। इल्तुतमिश ने ही आगरा में न्याय का घंटा लगवाया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताइए। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों, क्लास को लाइक करें और उन सभी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है उन सभी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं इस क्लास को। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? कमेंट करें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। दोस्तों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का जवाब दें। निम्न में से गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों बताइए। दोस्तों असहयोग के आंदोलन की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। पहला जनधन आंदोलन था ये दोस्तों। असहयोग आंदोलन पहला जनधन आंदोलन था। और इसमें ध्यान रखेंगे इसका जो पहला प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में 4 दिसंबर 1920 को पहला अधिवेशन पारित किया गया था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में दोस्तों। ठीक है, यहीं पर दोस्तों मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा दोस्तों, ये इसमें दोस्तों अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था लोगों के द्वारा। लोगों ने हड़ताल करी थी। उसी हड़ताल के दौरान दोस्तों एक घटना होती है 4 फरवरी 1922 को चोराचारी कांड की घटना होती है दोस्तों। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट गोरखपुर में दोस्तों। ठीक है, चंपारण दोस्तों गांधी जी का पहला आंदोलन था। जो क्वेश्चन में पूछा उसका जवाब क्या है? चंपारण आंदोलन दोस्तों गांधी जी का पहला आंदोलन था दोस्तों। 19 अप्रैल 1919 को यह शुरू हुआ था दोस्तों नील की खेती के लिए दोस्तों। ठीक है, अब इस चंपारण आंदोलन में दोस्तों गांधी जी के साथ 4-5 लोग जुड़े थे। एक नाम ध्यान रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जेबी कृपलानी, तीसरा ब्रजकिशोर प्रसाद, चौथा ध्यान रखेंगे नारायण सिन्हा और 5वां ध्यान रखेंगे रामनाथ प्रसाद दोस्तों। ठीक है, रामनाथ प्रसाद। ये 5 व्यक्ति चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1942 में हुई थी। यहीं पर क्रिप्स मिशन भी आया था 1942 में दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी ने 2 नारे दिए थे। पहला नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और दूसरा करो या मरो। और तीसरा नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था मरो नहीं मारो दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में आंदोलन रह सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? एम पोस्टर, इस्माइल मर्चेंट, नारायण सी चौधरी, मुल्कराज आनंद। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबी पड़ेगी इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है माइक्रोम का, टंगिस्टन का, शीशा का या तांबा का? इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करें सभी स्टूडेंट्स। बी विल बी द राइट आंसर। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सिखों के 5वें गुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के 5वें गुरु गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। गुरु नानक देव की बात करें तो ये पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो 5वें गुरु थे सिखों के। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो 10वें गुरु थे। गुरु अंगद देव की बात करें तो दूसरे नंबर के गुरु थे। तो हमें पूछा 5वें गुरु, तो हमें पूछा 5वें गुरु अर्जुन देव। इन्होंने दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्होंने दोस्तों आपने आदि ग्रंथ की स्थापना करी दोस्तों। आदि ग्रंथ की ध्यान रखेंगे, आदि ग्रंथ की दोस्तों इन्होंने स्थापना करी। इन्हीं को दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है। सच्चा बादशाह की उपाधि मिली, सच्चा बादशाह की उपाधि इन्हीं को मिली है। इनकी मृत्यु किसने कराई थी दोस्तों? ध्यान रखेंगे, जहांगीर ने इनकी मृत्यु करी थी। जहांगीर इन्हीं के शासनकाल में था, इन्हीं जहांगीर की मृत्यु करी थी दोस्तों। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर इस क्लास के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग यहाँ कमेंट करें। आज हमने कर लिए संभावित पेपर 2। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा ये संभावित पेपर 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों। संभावित पेपर दूसरा कंप्लीट हो गया। संभावित पेपर का मतलब क्या है कि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन्हीं मॉडल पेपर में से दोस्तों और इन्हीं संभावित पेपर में से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये मॉडल पेपर, ये संभावित पेपर उन सभी व्यक्ति तक, इन सभी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है अपने एग्जाम की दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी दोस्तों आप प्रेस करेंगे ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। ठीक है, और तो जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े उनको बता दूं, क्लास का टाइम 8 PM रहता है। आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली बेसिस पर जुड़े और जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत करें डेली बेसिस पर जुड़ के। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ठीक है, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो उसको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।